खास तौर पर चर्चा कर रहे थे, जो विषय आम लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़े हो, रोजगार का मुद्दा हो, या फिर मिडिल क्लास का भी एक विषय हो जिसको कई बार दरकिनार किया जाता है। लेकिन आज फरीदाबाद कहां पर खड़ा है, यही चर्चा हम करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ नेताओं के लिए मंच नहीं है, बल्कि समाज से भी, हेल्थ सेक्टर, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, यहां जो लोग काम करते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, जो लोगों के दिल में बसकर देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे भी हम चर्चा करके फरीदाबाद के विषय पर बातचीत करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत एक बार फिर से हम करते हैं इस चर्चा की। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा। हमारे साथ इस समय 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीषा खुराना, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस ILSS हॉस्पिटल फरीदाबाद से है। मैं गुजारिश करूंगा मैम इस मंच पर आए और इस चर्चा को हम आपसे अब आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा नेहा गर्ग जी, जो कि समाज सेवा का काम करते हैं, समाज सेवी हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज भी समाज में याद किए जाते हैं और आगे भी इनका विजन बहुत बड़ा है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा इस खास मंच पर डॉक्टर कमल गेरा साहब को, जो कि संतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से आते हैं और इनका विजन क्या है और ये जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं उससे फरीदाबाद और देश के विकास में और देश को बनाने में कितना योगदान होता है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का इस खास मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप माइक लीजिए और प्रस्थान कीजिए। और साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूंगा खबरें अभी तक की डेप्यूटी एडिटर मुमताज खान जी से, वो आए इस मंच पर और इस चर्चा को आगे बढ़ाकर इस सेशन में उन सवालों को जरूर रखिए जो खासकर आपसे जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद के अलावा हरियाणा के भी विषय रहेंगे, ना सिर्फ फरीदाबाद की बल्कि हरियाणा की भी बात होगी, हेल्थ सेक्टर की बात होगी, समाज सेवा का काम कैसे होता है और कैसे लोग जुड़ते हैं, इसकी भी बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। ओवर टू यू मुमताज खान। बहुत शुक्रिया कमल आपका। तो मैं भी एक बार फिर से खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से अपने तीनों खास मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। डॉक्टर मनीषा खुराना जी, डायरेक्टर ऑपरेशंस ILSS अश्विनी हॉस्पिटल फरीदाबाद। इसके अलावा डॉक्टर कमल गेरा साहब संतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से तशरीफ़ लेकर आए हैं। और नेहा गर्ग साहिबा का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, आरोहण ट्रस्ट की चेयरपर्सन और बतौर समाज सेवी हमारे साथ आज इस बातचीत में शामिल हो रही हैं। डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे इस बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आप एक ऐसे सेक्टर में हैं जो कहते हैं कि अगर ज़मीन पर भगवान को कोई तलाशे तो डॉक्टर के रूप में मिलते हैं। आप लोगों का जो काम है, जो पेशा है, उसका पहला तकाजा इंसानियत है। और ख़बरें भी तक के पहले अव्वल उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि हम इंसानियत का फ़र्ज़ साथ साथ अदा करते हैं। तो मनीषा जी, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि ILSS अश्विनी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्यों आज एक मकबूल इदारा, एक मकबूल संस्था ये अस्पताल आपका बन चुका है? नमस्कार मुमताज़ मैम, पहले मैं सभी दर्शकों का और आपकी खबरें अभी तक की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे खुशी है कि आज इस मंच के माध्यम से हम जनता के पास ILSS अश्विनी हॉस्पिटल का क्या मकसद है ये पहुंचा पाएंगे। तो जैसा कि आपने बोला कि क्या विश्वास है जनता का, हमारा ऐसा मानना है कि विश्वास ही एक अस्पताल की असली पहचान है। विश्वास कैसे बनता है? जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है, खुश होकर के जाता है, हमारा मानना ऐसा है कि हम चाहते हैं हर मरीज़, हर एक इंसान जो किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो वो हमारे अस्पताल में आए जिससे कि उसे अफोर्डेबल सर्विसेज मिलें। पहले तो बड़े अस्पतालों में आप देखेंगे कि कोई इलाज जो है बहुत महंगे होते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं, इस कारण से इलाज से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे, इलाज मिले, अफोर्डेबल दरों पे मिले, वो उसके पॉकेट पे इतना भारी ना हो कि ना ही आ पाए, और अत्याधुनिक मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ करके जनता को सेवाएं प्रदान करें। तो विश्वास इसी तरह से बना है कि लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, शॉर्ट स्टे सर्जरीज़ होते हैं हमारे यहाँ पे। एक दिन में मरीज़ डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकता है, दूसरे तीसरे दिन से अपना ऑफिस रिज्यूम कर सकता है। तो इस तरह से लोग जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश होकर के जाते हैं, तो वो ही विश्वास बनता है। और इस विश्वास के तहत मैं एक और चीज़ आप सबके सामने लाना चाहूँगी कि पिछले साल 2025 में टाइम्स सर्वे में जो हमारा नेशनल रैंक था अमंग सिंगल स्पेशलिटी यूरोलॉजी हॉस्पिटल, वी वर एट 9th रैंक ऑल इंडिया एंड फर्स्ट इन दिल्ली NCR एंड फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया।
दिस ईयर 2026 में वी हैव जंप टू रैंक 6 एंड वी आर प्राउड टू से दैट ये इसी विश्वास का ही नतीजा है कि जो हम किसी सर्वे में अपने आप को ऊपर पोजीशन कर पाए हैं। सो ये है विश्वास जनता का ILSS में, हेल्थ केयर में। जी, और आज के वक्त में मेडिकल फैटर्निटी में जब लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास लूज़ हो रहा है, हमने देखा है कई बार बड़े अस्पतालों में ख़ास तौर पर लोग जाने से खौफजदा होने लगे। ऐसे में आपने जब ILSS की खूबियाँ बताई हैं तो मुझे यकीन है कि लोग उसे समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों इस अस्पताल पर भरोसा है। नेहा जी, आप आरोहण ट्रस्ट के चेयरपर्सन के तौर पर काम करती हैं और इसके अलावा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ज़िला महिला अध्यक्ष भी हैं आप। समाज सेवा में माशरे की खिदमत के लिए, सोसाइटी की सर्विसेज के लिए आपने बहुत वक्त अपना वक्फ किया है, जितना मैंने आपको जाना और समझा है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि नेहा गर्ग साहिबा दरअसल किस तरह से समाज सेवा की अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रही हैं। सुना है कि आपको पौधों से बहुत मोहब्बत है। सबसे पहले तो नमस्ते मुमताज़ जी, और थैंक यू सो मच आज मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। पौधों से मुझे बचपन से ही बहुत प्यार है और मुझे लगता है सबको ही होना चाहिए। मेरी एक कोशिश है कि अपने फरीदाबाद शहर को हरा भरा स्वच्छ बना सकूं। इसके लिए सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन हम अपनी संस्था की तरफ से हर महीने लोगों को इसके प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं, पौधा वितरण करते हैं और पौधा रोपण भी करते हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि फरीदाबाद शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में वो लोग भी अपना सहयोग दें। पौधों के अलावा आप इन सर्विसेज को जो सोसाइटी के लिए आप कर रही हैं, आपकी दिलचस्पी और किस चीज़ में है नेहा जी? हम महिलाओं के लिए भी ज़्यादा काम करते हैं, पौधों के लिए, महिलाओं के लिए, जहाँ भी, जैसे कि अगर बच्चों की पढ़ाई हो, महिलाओं के हम गर्ल्स कॉलेज में, स्कूल में जाके बच्चों को सैनिटरी नैपकिन्स न सिर्फ बांटते हैं बल्कि उनके बारे में उनको अवेयर कराना, उनको वर्कशॉप कराना, झुग्गियों में जाकर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बताना और बांटना, उनको प्रोवाइड करना, ये सब काम हैं और भी हैं। डॉक्टर कमल गेरा साहब भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमाया। डॉक्टर साहब, एक तो मैं ख़ुद यूँ खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा पैनल है जिसे मैं एक अलग अंदाज में कहूँ तो दानिश्वरों का पैनल है। आप अपनी अपनी फील्ड के माहिरीन हैं, एक्सपर्टीज़ है आपकी, बल्कि यूँ कहूँ कि मुझे आप लोगों की डेजिग्नेशन भी इस तरह देखकर अपने दर्शकों को बतानी पड़ रही है। डॉक्टर कमल गेरा साहब अभी रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी मेडिसिन संतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक्सपर्ट और कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी बहुत बेहतरीन एक्सपर्टीज़ है अपने इस फील्ड में। सांस से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ऐसा नहीं है कि अब इस जनरेशन में हमें नहीं देखने को मिली या बुज़ुर्गों में ही सिर्फ देखने को मिलती है, ये बहुत सालों से चले आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप इस फैटर्निटी में हैं और आप इस वीक पर काम कर रहे हैं लगातार, तो क्या हम ये माने कि आप जैसे काबिल डॉक्टर्स के ज़रिए अब हम अपने देश भारत में भी सांस से संबंधित उन लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं जो पहले सोचा करते थे कि अब ये केस बहुत मुश्किल हो गया है तो संभाला नहीं जा सकता? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली आजकल मतलब बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है इंडिया में भी, जिसके चलते हम सांस के मरीज़ों को काफ़ी जल्दी मतलब उनकी बीमारी का पता लगा सकते हैं एंड उनकी बीमारियों को पूरा नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि यूजुअली एक्सरेज तो सब जानते ही हैं, लेकिन आजकल PFT, फीनो एंड बहुत ही अच्छी अप्रोचेज़ आ गई हैं जिससे हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि पेशेंट के जो फेफड़े हैं वो कितने सब खराब हो चुके हैं या खराब होने की कगार पे हैं। तो उसके कारण मतलब हम पेशेंट को पहले ही पता करके एंड अच्छा सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, इससे पहले कि पेशेंट का इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए। तो इसमें किसी तरह की मुश्किलें आती हैं क्या आपको, या फिर ऐसा लगता है कि कन्विंस भी करना पड़ता है पहले पेशेंट्स को? मुश्किलें उस सेंस में आती है जैसे कोई पेशेंट स्मोकर है, धूम्रपान, तो उसका धूम्रपान छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए भी मेडिसिन्स आ गई हैं, तो हम कोशिश करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन से पेशेंट को किसी तरीके से मोटिवेट करके धूम्रपान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ दवाइयाँ भी देते हैं ताकि वो धूम्रपान छोड़े रखे। साथ ही साथ फिर दिल्ली NCR में जो हर साल पोल्यूशन होता है, इस साल गर्मियों में भी यूजुअली गर्मियों में पोल्यूशन कम हो जाता है, बट इस बार देखा गया कि गर्मियों में भी पोल्यूशन का जो स्तर है वो लास्ट ईयर समर से ज़्यादा है।
तो इस बार देखा जा रहा है कि जो ओपीडीज में पेशेंट्स आ रहे हैं ना, सांस की बीमारियां जिनको पहले नहीं भी थी, वो भी कई सारे ऐसे नए पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सांस की बीमारियां डेवलप हो रही हैं। जैसे छोटे बच्चे, उनको ब्रोंकाइटिस होता जा रहा है। जी। तो यहाँ पे मुश्किलें आ जाती है कि हम कैसे सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करें। हमने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया कि चलो पेशेंट को दवाई दे दी, पेशेंट ने अपने आप से कंट्रोल कर लिया, चलो स्मोकिंग छोड़ दी, लेकिन ये पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। फिर एक होता है बायोमास फ्यूल स्मोक एक्सपोजर। जैसे हमारे पास कई गांव की औरतें आती हैं, जैसे वो चूल्हे पे खाना अभी भी पकाती हैं, उधर क्लीन फ्यूल अभी भी नहीं है, तो उनको समझा पाना कि ये गलत चीज़ है, बायोमास फ्यूल मत यूज़ करिए, आप चूल्हा मत यूज़ करिए, गैस पे पकाइए। उनका कहना होता है कि नहीं, चूल्हे की रोटी ही अलग होती है। तो वो वहाँ पे परेशानियाँ आती है कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, तो हम लोगों को वहाँ पे पेशेंट को समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ तो हम रिस्क फैक्टर्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से पेशेंट नहीं मान पाता। ठीक है, आपने वही मैं पूछ रही थी कि कन्विंस करना भी एक चैलेंज होता है आप लोगों के लिए। डॉक्टर मनीषा, अस्पतालों में जब बड़े अस्पतालों में लोग रुक करते हैं तो ज़्यादातर वही लोग झेल पाते हैं इन बड़े अस्पतालों को, या तो जिनके मेडिक्लेम्स होते हैं या फिर कोई और सुविधा अवेल कर रहे होते हैं। अपनी जेब से पैसा देना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ILSS इस अंदाज में किस तरह लोगों तक अपनी महंगी सर्विसेज पहुंचाता है कि उनके लिए अफोर्डेबल हो। जो आधुनिक तकनीक, जो एडवांस टेक्निक्स आप लोग अपने अस्पताल में इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों तक किफ़ायती अंदाज में कैसे पहुंचाता है आपका अस्पताल? जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, तो उस पर मैं बताना चाहूँगी कि हमारा अस्पताल जो है ILSS अश्विनी, हमारे पास उत्तर भारत की 150 वॉट की पहली हॉल्मियम लेज़र है, जिससे कि हम बड़े प्रोस्टेट सर्जरीज़ और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ जो हैं बहुत इजीली कर पाते हैं और इसीलिए किफ़ायती दरों में कर पाते हैं। आप देखेंगे बड़े अस्पताल में जब कोई पेशेंट एक पित्त की पथरी का ऑपरेशन करवाने जाता है तो वो आपको देखेंगे कि 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में उसका कॉस्ट आता है, पर यही हम ILSS अश्विनी में 40 से 45 हज़ार रुपये में कर पाते हैं। और जिस तरह से आप प्रोस्टेट की सर्जरी देखेंगे, लेज़र से जो प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, होलेप बोलते हैं उसको, आप बाहर देखेंगे मैम वो 2-2.5 लाख रुपए से कम की सर्जरी नहीं है बड़े अस्पतालों में। ILSS वही सर्जरीज़ आपको 75,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच में वो कर सकते हैं हम। किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन की समस्या इतनी ज़्यादा है फरीदाबाद में, गर्मी इतनी पड़ती है, अब गर्मी में लोग पानी कम पीते हैं तो किडनी स्टोन्स डेवलप होते हैं, रेकरेंट होते हैं। तो किडनी स्टोन की सर्जरीज़ जो URS हम करते हैं वो हम 40 से 45 हज़ार रुपये में कर देते हैं, जो कि बाहर बड़े अस्पतालों में, मेदांता, मैक्स में अगर आप जाएंगे तो वही सर्जरीज़ आपको 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा में मिलेंगी। तो इस तरह से हमारे पास आप OTs देखेंगे, हमने मॉड्यूलर OTs बनाए हैं। मॉड्यूलर OTs हमारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इन्फेक्शन का रेट कम करते हैं और किसी भी बड़े अस्पताल की OT से कंपैरेटिव हैं, बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, यूरोलॉजिस्ट की, जनरल सर्जन की, गायनेकोलॉजी की, वो अपने काम में इतने दक्ष हैं कि वो इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जनता को जो है अफोर्डेबल रेट्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक अफोर्डेबल होना हमारा एक फोर्टे है जो कि हम पर मैम आपके अस्पताल को फिर बजट इश्यूज़ नहीं आते? जैसे कि अक्सर बड़े अस्पताल दलील दे देते हैं कि हम किफ़ायती दरों में आपको इलाज मुहैया कराएंगे तो फिर हम अपना बजट कैसे मेंटेन करेंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना सारा स्टाफ है और इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें हर रोज़ डील करना पड़ता है। तो आपके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग नहीं होता क्या? होता है मैम चैलेंज। तो उसमें क्या होता है, बड़े अस्पताल जितना बड़ा शिप होगा उसको चलाने का खर्चा भी उतना ही बड़ा होगा। अस्पताल छोटा है तो इसीलिए हम ये चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। आपका छोटा शिप है तो उसको चलाने के लिए आपको बहुत रिसोर्सेज नहीं चाहिए। दूसरा होता है कि आप कैसे इफ़ेक्टिव यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का। एक आदमी अगर सिर्फ आप एक ही काम के लिए रखेंगे तो वो उतना एफिशिएंट नहीं कर पाएगा और आपका कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगा। तो एक ही आदमी जब मल्टीटास्किंग हो जाता है, जब एक ही आदमी मल्टी टैलेंटेड हो जाता है और बहुत सी चीज़ें देख रहा होता है, तो इस तरह से आप कॉस्ट को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं। अब जो लेज़र है हमारी, यदि हम उस पर नंबर ऑफ़ सर्जरीज ज़्यादा कर पाएंगे तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली निकल के अच्छे से आएगा हमारा। यानी आप कई लेवल्स पर मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं तब जाकर अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। जी, तो रिसोर्सेज का जब हम प्रभावशाली यूज़ कर पाते हैं तभी हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। खर्चे तो डेफिनेटली होते ही हैं मैम, वो बड़े अस्पताल हैं तो बड़े खर्चे हैं, छोटे हैं तो खर्चे हम थोड़ा मैनेज करते हैं। नेहा जी, महिलाओं के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं सामने आई हैं आज तक, अपना लेआउट, अपना विजन, तमाम चीज़ें लेकर आते हैं, ब्लूप्रिंट्स भी तैयार होते हैं। कुछ लोग कुछ वक्त तक ज़मीन पर उतरकर काम भी कर लेते हैं,
लेकिन हम देखते हैं कि एक वक्त में आके ना ये सारी चीज़ें किसी न किसी वजह से दम तोड़ जाती हैं। किसी न किसी वजह से आपका जो एक ख्वाब होता है कि आपको महिलाओं के लिए कुछ करना है, क्योंकि आपके दिल में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, एक महिला होने के नाते वो तकलीफ़ बाकी लोगों से और ज़्यादा होती है और ज़्यादा शदीद होती है। क्या नेहा गर्ग को भी ऐसे चैलेंजेस कभी फेस करने पड़े हैं कि नहीं यहाँ से लौट जाना चाहिए, या अभी मुश्किल पेश आ रही है, या मैं जो करना चाहती हूँ मैं तो करना चाहती हूँ, मैं अपने फ़र्ज़ कर रही हूँ, लेकिन कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ और जो ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेट करती है मेरे काम से या जो मेरे काम में मदद कर सकते हैं, वो मुश्किल पैदा करते हैं, तो ये चैलेंजेस आते हैं कभी? जी बिल्कुल, हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। आज के समाज में हम देखें तो महिलाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं और ये भी बात है कि पीछे भी खींचा जाता है। दोनों ही बातें हैं। मेरे साथ मोस्टली ऐसी चीज़ें नहीं हुई कि मेरे को पीछे छोड़ा जाए या पीछे खींचा जाए। एक जो लेडी होती है, मेन चीज़ होती है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो पीछे से फैमिली सपोर्ट है और ख़ुद का एक चाह है, शुरू से ही रहा है कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो नहीं, सब अच्छा चल रहा है। तो यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा आपका खिदमत और सेवा का ये भाव? जी जी बिल्कुल। मेरी एक संकल्प लिया है कि जो मेरी संस्था है उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ सकूं और उनको सक्षम बना सकूं। ये पहल है मेरी एक छोटी सी, और बाकी तो आगे देखिए क्या होता है। चलिए, ऐसे अच्छी चीज़ों के लिए तो हमारी भी दुआएं प्रार्थनाएं हैं कि आप उसमें कामयाब हों। डॉक्टर साहब, आप कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं हेल्थ सेक्टर के, आपने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर अपने सेक्टर के लिए काम भी किया है। जब भारत की बात आती है तो डॉक्टर कमल गेरा कैसे रिलेट करते हैं इन संस्थाओं के साथ मिलकर? क्या आपको लगता है कि जो लेवल और जो कंडीशंस वहाँ पर मुहैया करा पाते हैं हम इन पेशेंट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं या फिर सांस की बीमारी और गंभीर इन्फेक्शन से जूझ रहे होते हैं, तो क्या डॉक्टर कमल गेरा को मुमकिन लगता है कि भारत में ये मुमकिन होगा? डेफिनेटली जो हम जैसे बाहर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हम सारे अटेंड करते हैं, जाते हैं, जो लेवल उधर है वो लेवल इधर भी अचीव हो रहा है। मतलब बड़े हॉस्पिटल्स में तो कब का अचीव हो भी चुका है, एंड ग्राउंड लेवल पे भी मतलब इन दी टायर 2 सिटीज़ एंड फरीदाबाद में भी काफ़ी लोग मतलब उस लेवल को अचीव कर पा रहे हैं। जो सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं सबसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में आती हैं एंड धीरे धीरे वो इंडिया में अडॉप्ट की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सारी टेक्नोलॉजीज़ धीरे धीरे हम अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हैं और पेशेंट्स को उसका फ़ायदा दे पा रहे हैं। बट प्रोबेबली क्योंकि दे आर कॉस्टली, तो सबसे पहले बड़े प्राइवेट सेक्टर में, बड़े हॉस्पिटल्स में, फिर उसके बाद नीचे हॉस्पिटल्स में आती है। जाहिर है उसके लिए कई तरह की हेल्प्स आपको चाहिए होती होंगी, उसमें आपको सरकार की भी और बाकी ऐसे तमाम स्टेक होल्डर्स की भी ज़रूरत होती है जो इतनी महंगी सर्विसेज को भारत में अफोर्ड करवाने में आपकी मदद कर सकें। तो क्या वाकई आपको मदद मिलती है? आपको उम्मीदें तभी इतनी होंगी कि हम धीरे धीरे ला रहे हैं इन सुविधाओं को इतना यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर में तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब मदद मिलती है सरकार से, मतलब किसी मशीन या किसी टेक्नोलॉजी के लिए अलग से वो खुद करना पड़ता है। हाँ, प्राइवेट अच्छा। सेक्टर में खुद करना पड़ता है, बट लेकिन जैसे इधर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है वहाँ पे भी वो भी compete कर सकते हैं बड़े मैक्स मेदांता जैसे हॉस्पिटल से भी, सेक्टर से, इन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे। जैसे मैंने देखा है कि उधर काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो गए हैं लोग ज़्यादा अडॉप्ट करने के लिए, एंड दे डोंट माइंड स्पेंडिंग lakhs of rupees और crores of rupees ऑन दी इंस्ट्रूमेंट्स। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स है वो तो अपने भरोसे ही हैं इन मशीन्स और इन टेक्नोलॉजीज़ के। तो क्या आपको भी बड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसके लिए कन्विंस करना पड़ता है क्या इसके लिए भी, या लोगों को मालूम है, समझ है कि जिन संस्थाओं से आप जुड़े हैं वहाँ पर वो किस तरह से इन सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं? आसान है या मुश्किल है, मतलब भारत में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करना? जब थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा एम्स और जो पीजीआई चंडीगढ़ है, जब इधर सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसके बाद बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कन्विंस करना आसान हो जाता है कि इतने सारे लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, क्यों ना इसे प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए एज अ नोवेल अप्रोच, तो तब आसान हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेजेस, मतलब शुरू में एकदम से नहीं बोल सकते कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल है, हम इधर अवेलेबल करा देते हैं।
ये सीक्वेंशियल स्टेजेस में आती हैं कि सबसे पहले जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ उधर आएंगी, उसके बाद ही मतलब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कन्विंस कर पाते हैं। डॉक्टर मनीषा, आपने बताया कि हर लेवल पर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपका अस्पताल आगे बढ़ता है, तो ILSS बहुत सारी सुविधाएं एक छत के नीचे कैसे देता है? सुना है कि काफ़ी सारी सहूलतें, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इस एक छत के नीचे लोगों को एक साथ मिल जाती हैं, कैसे मुमकिन हो पाता है ये? देखिए, हम चाहते हैं कि फरीदाबाद के लोग और आसपास के जो लोग हैं वो किसी भी तरह से जो स्वास्थ्य के सुविधाएं हैं उनसे वंचित ना रहें। तो हमारी कोशिश यही है कि बड़े अस्पतालों में जाकर के लोग खो जाते हैं। एक छोटी सी सर्जरी करानी है, उसके लिए उनको हर डेस्क पे जाना पड़ता है। एक छोटे से प्रोसीजर के लिए उनको 4 से 5 दिन लग जाते हैं करवाने के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पेशेंट आए, अपनी सर्जरी कराए और एक दिन में अपने घर स्वस्थ होकर के वापस चला जाए। तो जहाँ तक सुविधाएं सब एक छत के नीचे देने की बात है, हम कोशिश करते हैं कि उसकी जांच जो कि लैब में होती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब एक ही छत के नीचे मिल जाए। सर्जरी में आप देखेंगे तो यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, गायनेकोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब हम चाहते हैं कि पेशेंट आए, अपना इलाज कराए एक ही छत के नीचे और उसे दर दर भटकना ना पड़े। वरना तो एक ही अस्पताल के इतने बड़े कैंपस में बहुत सारे फ्लोर्स पे भटकना पड़ता है मरीजों। तो इसमें इसीलिए ये आइडिया जो था हॉस्पिटल का यही था कि एक छोटा हॉस्पिटल हो जिसमें कि पेशेंट को पर्सनलाइज्ड केयर हम प्रोवाइड कर पाएँ और हर पेशेंट की जो हमें जानकारी रहती है कि कौन पेशेंट हमारे पास आया है, उसे क्या प्रोसीजर करवाना है, क्या इलाज करवाना है। जब तक वो स्वस्थ होकर के अपने घर नहीं चला जाता तब तक हमारे में से, हमारी टीम में से कोई ना कोई उसके साथ में रहता है। तो वो पर्सनलाइज्ड टच विद ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है कि फरीदाबाद की जो जनता है, जो लोग हैं, उनको हम ये सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। नेहा जी, आपने एक तरीका चुना कि आप इस तरह से समाज की खिदमत करेंगी। आप पौधे लगाती हैं, पौधों के ज़रिए आप कोशिश करती हैं कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रख सकें। AQI लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, हमने देखा ख़ास तौर से दिल्ली NCR के इलाकों में, और एक पर्टिकुलर वक्त में वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब इस मूवमेंट में आप पौधे लगा देती हैं, वो एक फेज़ आपका पूरा हो जाता है, पर उसके बाद उनकी देख रेख, उनका ख्याल रखना एक बड़ा टास्क होता है। कहते हैं कि एक मंजिल पे पहुंचना आसान होता है पर उस पर ठहरना बहुत मुश्किल होता है। वो कैसे मेंटेन करती हैं आप? जी देखिए, इसलिए मैंने बोला कि पौधा वितरण करते हैं हम। पौधों का एक सेटअप लगाते हैं, वहाँ पे पहले इनवाइट करते हैं लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर पौधा वितरण करते हैं। लोग आते हैं अपनी पसंद, और फल फूलदार पौधा, हाइब्रिड पौधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोग आते हैं अपनी पसंद से पौधे लेके जाते हैं। और ये तो है कि अगर हम अकेला इंसान बहुत सारे पौधा लगाएगा तो वो मेंटेन करना इजी नहीं होता, इसलिए लोग अपनी पसंद से लेके जाते हैं पौधे, अपने घर पे लगाते हैं, अपने पार्क में लगाते हैं, तो वो मेंटेन कर पाते हैं और इस तरीके से वो मुहिम चलती रहती है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा इस बातचीत के ज़रिए आपसे है, और एक बार फिर से अब मैं खुश नसीब हूँ, मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा पैनल हमारे साथ मौजूद है कि जिनकी उपलब्धियाँ भी मुझे देखकर बतानी पड़ रही हैं, आप उंगलियों पे गिन नहीं पा रहे हैं उनको। डॉक्टर कमल गेरा ने कोविड के दौरान, इस वबा, इस महामारी के दौरान बहुत अलग अलग अंदाज में लोगों को सर्विसेज दी हैं, उसके लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा आपके एकेडमिक योगदान में 18 साइंटिफिक पब्लिकेशंस शामिल हैं, जिनमें 13 इंटरनेशनल और 5 नेशनल पब्लिकेशन शामिल हैं, और ओरल पेपर प्रेजेंटेशन के जरिए कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में हिस्सा भी डॉक्टर कमल गेरा साहब ने लिया है। और आपने JP टेक्स्ट बुक ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन 2016 में स्मोकिंग एंड ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक चैप्टर भी लिखा है। ये बहुत सारे अचीवमेंट्स डॉक्टर कमल गेरा ने हासिल किए हैं, और यहाँ तक पहुँचना वाकई बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। आप उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इस हद तक इतने डिवोटेड होकर अपने इस फील्ड में काम करना है, कि आपको लगता था वाकई कि इस हद तक रिकॉग्निशन मिलेगी? मुझे लगता है कि अगर मेहनत से काम किया जाए तो सबको रिकग्निशन अपनी फील्ड्स में मिलता ही है। एंड आई एम नॉट डिफरेंट, मतलब हम, मेरे से आगे काफ़ी सारे लोग हैं एंड जो काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, एंड आई एम जस्ट अ मॉडेस्ट पर्सन लिविंग, एंड वी आर ऑल डूइंग अवर पार्ट्स, like you are doing your part, they are all doing their parts,
तो जिस चीज़ के लिए हम बने हैं हम वही चीज़ कर रहे हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड मुझे लगता है कि आई एम फाइन विद इट। आप तीनों की एक खास बात ये भी है कि आप तीनों ने उन संभावनाओं को जिंदा रखा है जो ये कहती है कि अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तो मुट्ठी भर ज़मीन नापी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तशरीफ़ लेकर आए, इस खास बातचीत में शामिल हुए। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप तीनों हस्तियों को, क्योंकि आप इमोशनली और ह्यूमन टच के साथ यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं, इंसानियत का जज्बा वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं आपसे विदा इन अल्फाज के साथ लेना चाहूँगी, इससे बेहतरीन मेरे पास इस वक्त और कुछ नहीं है कि मुद्दतों खूने दिल से पाला है, मुद्दतों खूने दिल से पाला है, रूह की आँच में उबाला है, तब कहीं जाकर अपने अंदाज में हमने ज़िंदगी के दर्द को ढाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, नेहा जी और कमल केराट साहब। लेकिन गुजारिश है मंच पर बने रहिए, बहुत खास बातचीत हुई है और हेल्थ सेक्टर को लेकर जो बातचीत हुई है इसका सार, इसका नतीजा ये कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह से हेल्थ सेक्टर को भी समाज सेवा का एक जरिया बनाया जा सकता है और ये लोग जो आपके सामने कर भी रहे हैं। तो मैं सम्मानित करना चाहूंगा हमारी सभी शख्सियतों को और साथ ही अजय गौड़ साहब, मैं गुजारिश चाहूंगा, वरिष्ठ बीजेपी नेता अजय गौड़ साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मंच पर आए और अपने हाथों जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में बहुत बखूबी अच्छा काम किया उनको सम्मानित करने का काम करें। और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2026 के इस मंच पर, क्योंकि आपसे भी इसके बाद सवाल जवाब होंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, बीजेपी में संगठन में अंदरूनी काम करना आपको आता है और सत्ता से भी सवाल होंगे। लेकिन फिलहाल ये जो पल है वो हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद होता हुआ आप तीनों हमारे महानुभाव को भी इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अजय गौड़ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने सम्मानित किया हमारे तीनों मेहमानों को।